अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो मैं हाजिर हुई हूँ नॉवल अक्सर यार की एपिसोड 25 लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। गोली निकाली जा चुकी थी। उसे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। वो दवाइयों के जेरे असर सो रहा था। वो कितनी देर उसके पास बैठी रही, उसे देखती रही। पता नहीं क्यों आज उसे खौफ नहीं आ रहा था, मगर ये भी सच है कि अब पहले वाली उनसियत भी महसूस नहीं हो पा रही थी, जैसे कोई दीवार उनके दरमियान मौजूद हो। वो चाहकर भी उसका हाथ तक नहीं पकड़ पा रही थी। यूं ही बैठे बैठे उसने फजर की अजान सुनी। नमाज अदा करने के बाद वो उसके बराबर में आकर दोबारा चेयर पर बैठने ही लगी थी, जब उसका सेल रिंग हुआ। हेलो। हाँ, मैंने कपड़े ले लिए हैं तुम्हारे। काम पे जाने से पहले सोच रही हूँ तुम्हें देती हुई जाऊं, तो दरवाजा खोल देना। निम्रा। निम्रा की आवाज सुनते ही उसका दिल भर आया था। क्या हुआ, क्या तुम रो रही हो, कुछ हुआ है? तैयबा की भराई आवाज कानों की समाज से टकराते ही वो फिक्रमंद लहजे में पूछने लगी। तुम ठीक कह रही थी। मैंने बेवकूफी की कि एक अनजान लड़के को घर में रखकर, तुम्हें पता है वो कौन है? वो शारिक खलील है, आमना का मंगेतर, जिसने मुझे जेल भिजवाया था। बस ये सुनना था कि निम्रा को लगा उसके पाँव के नीचे से जमीन खींच गई हो। क्या तुम कह रही हो कि फहद जो तुम्हारे घर में रहता है, तुम्हारा भाई बनकर, वो दरअसल शारिक खलील है? हाँ, उसे शुरू से ही मशकूक लगता था फहद, मगर ये कभी वहमो गुमान में भी नहीं गुजरा था कि वो कराची का टॉप बिजनेसमैन शारी खलील निकल आएगा। उसके तो जैसे तोते उड़ गए हों। वो दोबारा तस्दीक के लिए पूछने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं उसने कुछ गलत सुन लिया हो। हाँ, ऐसा ही है। मगर क्यों? अगर उसे तुमसे कोई बदला लेना है या तुम्हें तकलीफ पहुंचानी है, तो उसके हजारों जराए थे। वो इतना पावरफुल है कि घर बैठे तुम्हें तकलीफ पहुंचा सकता है। फिर वो तुम्हारे घर पर एक बेयारो मददगार लड़का बनकर क्यों रह रहा था? क्यों तुम्हारे साथ गुर्बत भरी जिंदगी गुजार रहा था? निम्रा ने भी वही सवालात किए जो हर वक्त तैयबा के जहन में चलते थे, कि आगे वो ये सब कर ही क्यों रहा था। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो ये सब क्यों करता रहा। मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ। तुम्हें पता है इस वक्त मैं कहाँ खड़ी हूँ? उसने सवाल किया और फिर मुकाबिल को बोलने का मौका दिए बगैर जवाब देने लगी। अस्पताल में। क्या? खैरियत? अस्पताल में क्या कर रही हो तुम? क्या उसने तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाई है? निम्रा का दिल हौल उठा था। ये सुनते ही कि वो अस्पताल में है, पहला ख्याल यही आया कि जरूर शारी खलील ने उसे कोई नुकसान या तकलीफ पहुंचाई है। नहीं निम्रा, उसने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी थी। उल्टा वो मुझसे कह रहा था कि मैं उसे सजा दूं, उस हर गलती की सजा जो उसने मेरे साथ की। पता है उसने खुद मेरे हाथ में गन थमा दी थी। मैं अपनी उंगली ट्रिगर से हटा रही थी, लेकिन वो मुझे हाथ हटाने ही नहीं दे रहा था। हम दोनों के हाथ आपस में उलझे हुए थे। मैं पीछे हटती रही, वो करीब आता रहा, और इसी खींचातानी में अचानक गोली चल गई। निम्रा, गोली उसके बाजू में लगी। इतना खून बहने लगा कि मेरे कदमों के नीचे जैसे जमीन ही नहीं रही। मैं कांप रही थी, रो रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। कैसे रोकूं खून, कैसे बचाऊं उसे? फिर मैं उसे बड़ी मुश्किल से समझाकर अस्पताल लेकर आ गई। ऐसा कौन करता है और वो ये सब कर ही क्यों रहा है? अगर उसे तुमसे माफी मांगनी थी तो सामने से आके मांग सकता था। इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? निम्रा खुद उलझ कर रह गई थी उसकी बातें सुनने के बाद, कि आखिर एक शख्स जिसे माफी ही मांगनी थी वो इतना ड्रामा क्यों क्रिएट करता रहा। डायरेक्ट आके क्यों ना मांगी? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है अभी भी कोई नाटक चल रहा हो उसका। मैं एतबार नहीं कर पा रही किसी चीज पर। खुद सोचो, अगर उसे मुझसे माफी ही मांगनी थी तो सामने से आके माफी मांग सकता था। मुझसे वादा कर सकता था कि दुनिया के सामने सच्चाई लेकर आएगा, असल गुनहगार को सजा दिलवाएगा। उसे इस तरह मेरे घर में आकर रहने की क्या जरूरत थी? तुम मुझसे पूछो ना उसने क्यों किया ये सब कुछ, डायरेक्ट माफी मांगने क्यों नहीं आया? निम्रा अपना सर पकड़े बोल रही थी। हाँ, जैसे मैं पूछूंगी और वो मुझे सच बताएगा। कैसी बात करती हो निम्रा? एक नंबर का झूठा आदमी है वो। तो क्या करने का इरादा है तुम्हारा? अस्पताल में उसकी तीमारदारी करोगी, फिर उसे वापस भाई बनाकर घर लेकर आओगी? वो झुंझलाकर पूछ रही थी। मैंने ऐसा कब कहा यार, मैं क्यों करने लगी उसकी तीमारदारी? मैंने अस्पताल वालों से कहकर उसके नाना को फोन करवा दिया है। आते होंगे कुछ देर में वो। उनके आते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं उनके आने का इंतजार करने की। चुपचाप वहां से आ जाओ।
तुम्हारा फर्ज पूरा हो गया है और जरूरत नहीं उसके हाथों बेवकूफ बनने की तुम्हें। वो गन लेकर खुद आया था। हो सकता है वो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करना चाह रहा हो, क्योंकि वो जानता है तुम इमोशनली कितनी अटैच हो उससे। मुझे नहीं पता वो सब क्यों करता रहा है, लेकिन मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जाल बुन रहा हो वो तुम्हारे गिर्द। तो ये बात मेरी मानो तो उसके हाथों का खिलौना बनना बंद करो और जितना मुमकिन हो सके उससे दूर रहो। माना उसके दिल में फहद को लेकर फीलिंग्स थी, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ तैयबा की बहन बनकर सोच रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि शारी खलील ने किस कदर तकलीफ पहुंचाई है उसे माजी में। फिर वो उलझी हुई थी, क्योंकि वो शख्स अभी भी किसी पहेली की मानद था। उसे माफी मांगनी होती तो डायरेक्ट आता। ये खेल रचाने की क्या जरूरत थी? वो डर जाता है अकेले। पहले उसके नाना आ जाए, मैं आ जाऊंगी फिर पक्का। वो अभी भी लचक दिखा रही थी। कोई ज़रूरत नहीं है। तैयबा, तुम पहले ही बहुत बेवकूफ़ियाँ कर चुकी हो। मेरे मना करने के बावजूद तुमने फिर उसे अपने घर में रखा है। अब बस करो यार, अब तो अकल के नाखून लो। निम्रा के अल्फाज उसे झंझोड़ रहे थे। कुछ लम्हे सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो शारिक के नाना के आने का इंतज़ार नहीं करेगी। और फिर वो ये सोच ही क्यों रही है कि वो डर जाएगा? क्या ये वो शख्स नहीं है जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी को एक डरावना ख्वाब बना के छोड़ दिया है? आखिरी बार उसने शारिक के चेहरे की जानिब देखा। वो लड़का सोते हुए कितना मासूम लग रहा था। कोई कह सकता था उसे देखकर कि वो किस कदर जालिम, धोखेबाज और मैनिपुलेटर बंदा है। उसकी पलकें इस कदर घनी और खूबसूरत थीं कि जब सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी तो वो पलकें किसी तितली के पर की मानंद हसीन लगने लगी। वो ना चाहते हुए भी उसे कुछ लम्हे तकती रही, और फिर अपने होंठ काटते हुए उसने साइड टेबल पर रखा अपना पर्स उठाकर पीछे की जानिब कदम लेना शुरू किया, यहाँ तक कि मुड़कर बाहर की जानिब चल दी। उसे कमरे में अकेला छोड़कर खुद को ये समझाते हुए कि जिसे छोड़कर जा रही है वो उसका फाहद नहीं है, वो सिर्फ शारी खलील है, उसका दुश्मन जान। आप चलते हैं अगले सीन की जानिब। इतनी सुबह कहाँ से आ रही हो? वो घर पहुंची तो तासीर को पहले ही अपने दरवाजे पर खड़ा पाया। उसे देखते ही वो फिक्रमंद लहजे में इस्तफसार करने लगा था। मुझे 15 मिनट दोगे? मैं तैयार होकर आ जाऊं, फिर आराम से गाड़ी में बात करते हैं। माना वो पूरी रात की थकी हुई थी, लेकिन अगर घर में अकेली रहेगी तो शारी के मुतालिक ही सोचती रहेगी। और वो थक चुकी थी सोचते सोचते भी। वो थोड़ा वक्त लोगों के बीच गुजारना चाहती थी, जहां उसका माइंड रिफ्रेश हो सके और वो ठंडे दिमाग से कोई नया लाया अमल सोच सके कि उसे आगे क्या करना है। ओके, उसने इस बात में सर हिलाकर इजाजत दी। कोई जल्दबाजी नहीं थी उसके लहजे में। तैयार होते होते उसे 25 मिनट लग गए थे। हर बार की तरह वो खूबरू नौजवान उसे खामोशी के साथ अपने इंतजार में खड़ा मिला था। कभी कभार बहुत छोटा सा अमल आपके दिल में जगह बनाता है, जैसे उसका खामोश इंतजार। सब ठीक है ना? गाड़ी स्टार्ट होते ही वो गुमसुम सी सीट से टेक लगाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। नहीं। क्या हुआ है, खैरियत? वो ड्राइव करते हुए उसकी जानिब देख फिक्रमंद लहजे में पूछने लगा था। कल शारिक रात में गन लेकर आ गया था घर में। व्हाट? बस तैयबा का जुमला सुनना था कि उसने जोर से ब्रेक लगाया। तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुंचाई उसने? अब वो सरता पांव से फिक्रमंदी से तकते हुए इस्तफसार कर रहा था। जिस तरह लम्हा भर में उस लड़के के चेहरे के जाविये बदले और लगा जैसे उसकी जान निकली हो। वो मोहब्बत और फिक्रमंदी तैयबा की आंखों से पोशीदा हरगिज न थी। उसने मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, इसलिए बेफिक्र रहो। उल्टा वो तो माफी मांगने आया था। माफी मांगने आया था, वो भी गन लेकर? तासीर चाह के भी चुप नहीं रह सका था। उसने निहायत तंजिया लहजे में कहा, अगर उसे तुमसे वाकई माफी मांगनी है तो तुम्हारा केस रीओपन करवाए, असली मुजरिमों को तलाश करे, तुम्हें इंसाफ दिलाए, तुम्हारे वालिदैन से माफी मांगे जिन्हें पूरे माशरे में जलील और रुस्वा करके रख दिया उसने। क्या तुम्हें इल्म भी है तुम्हारे पीछे तुम्हारे बाप भाई को रोडों पर मारा गया है? तुम्हारे हर रिश्तेदार और दोस्त को कॉल करके डराया धमकाया गया है, और अब वो तुम्हारे अपार्टमेंट में गन लेकर घुस गया। कौन मांगता है ऐसे माफी? वो तुम्हें इमोशनली फूल बना रहा है। तैयबा का दिमाग उसकी बातें सुनने के बाद जैसे भग से उड़ गया था। मेरे पापा और भाई को रोडों पे मारा गया है? वो बेयकीनी के आलम में पूछ रही थी। तकलीफ, कर्ब, अजियत उस लम्हे जैसे हजारों गुना ज्यादा बढ़ गई हो। अपने बाप और भाई को हमेशा कितना पुरवकार अंदाज में चलते हुए देखा था उसने। उस जालिम ने उनकी इज्जत को रौंद के रख दिया। उसे तो जेल में अजियतें पहुंचाई, साथ साथ उसके घर वालों को बाहर भी पहुंचाता रहा। क्यों?
ان کا ان سارے معاملے میں کیا قصور تھا؟ انہیں کیوں ذلیل کیا؟ انہیں کیوں مارا پیٹا؟ وہ تصور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ لمحہ کیسا بھیانک ہوگا جب اس کے باپ اور بھائی کو لڑکے مار رہے ہوں گے، وہ بھی روڈ پر کھڑے ہو کر، جہاں وہ عزت سے چلنے کے عادی تھے۔ یقیناً وہ لمحہ قیامت کا ہوگا۔ اس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ اپنے والد اور بھائی کا چہرہ آنکھوں میں گھومتا دکھائی دے رہا تھا اب۔ ان کا وہ کاٹن کے کلف لگے کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکلنا، ان کا وہ پورے اعتمادی کے ساتھ روڈ پر چلنا، ان کا ہر کسی کو سلام کرنا۔ کیسے کیسے مار لیا اس کمینے نے انہیں؟ کسی نے روکا کیوں نہیں؟ فہد کے لیے جو اس کے دل میں سافٹ کارنر تھا، جس کی وجہ سے وہ ہسپتال میں اسے چھوڑ کر آنے کے لیے تیار نہیں ہو پا رہی تھی، وہ اب جیسے کہیں باقی نہ بچا۔ اس کی جگہ نفرت بھر گئی۔ سامنے آئے تو قتل کر دے اپنے ہاتھوں سے، اتنی نفرت۔ ابھی تاثیر جواب دیتا، اس سے قبل ہی ایک بلیک ویگو سامنے سے آ کر رکی اور اس میں سے لوگ نکلنے لگے۔ اب اگلا سین۔ اس کی آنکھ کھلی تو اپنے نانا کو پاس بیٹھا دیکھ وہ متلاشی نگاہوں سے پورے کمرے میں نظر دوڑانے لگا۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ خلیل صاحب فوراً ہی اس کی پیشانی چوم کر بڑے پیار سے بولے، لومینا، نانا میری لومینا کہاں ہے؟ وہ کافی گہری نیند سے جاگا تھا، اس لیے آواز بھرائی ہوئی ہو رہی تھی۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ گولی اسی نے ماری ہے نا تمہیں؟ چونکہ پسٹل تو تمہاری تھی، کوئی تمہیں تمہاری پسٹل سے مار سکے اتنا جگرا پیدا نہیں ہوا ابھی لوگوں میں، تو یقیناً یہ اسی کا کام ہوگا جسے تم نے خود اجازت دی ہو۔ اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے انہوں نے، وہ سمجھ گئے تھے اپنی عاشقی میں گولی کھا کر بیٹھا ہے وہ۔ نانا لومینا کہاں ہے؟ وہ پھر طوطے کی طرح اپنا ہی سوال رٹ رہا تھا۔ ان کی تو جیسے بات بھی نہ سنی ہو۔ وہ ایسا ہی تھا شروع سے، صرف اپنے کام کی بات سننے والا۔ مجھے نہیں پتا، جب میں یہاں آیا تو یہاں کوئی موجود نہیں تھا، لاوارثوں کی طرح پڑے ہوئے تھے تم۔ وہ تمہاری لومینا مار کے چلی گئی تمہیں۔ اب بھی عقل نہ پکڑو تم، بجائے اس کے کہ اپنی ماں کے انتقام پر فوکس کرو، الٹی سیدھی حرکتوں میں لگے پڑے ہو۔ کیا میری بیٹی نے وہ ساری تکالیف اس لیے برداشت کی تھی کہ ایک دن اس کا وہ بیٹا جس کے لیے وہ قربانیاں دیتی رہی، مار کھاتی رہی، ذلیل ہوتی رہی، وہ جا کر ایک لڑکی کے ہاتھوں مر جائے؟ کیا واقعی یہ صلہ ہے اس کی محبتوں کا تمہارے نزدیک؟ خلیل صاحب کے آخری جملے جیسے کسی چوٹ کی طرح اس کے دل کو جا کے لگے۔ وہ واقعی طیبہ کی خاطر کیا کرنے چلا تھا؟ اگر وہ اسے مار دیتی اس رات، تو اس کی ماں کے انتقام کا کیا ہوتا؟ وہ شدید شرمندہ ہوا تھا، مگر اپنے نانا سے نہیں، اپنی ماں سے، کہ اب ان کی قبر پر کس منہ سے جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی اسے عجیب سی اذیت محسوس ہو رہی تھی طیبہ کو کمرے میں نہ پا کر، جس اذیت کو چاہ کر بھی اپنے دل سے نکال کے باہر نہیں پھینک سکتا تھا وہ۔ پورا دن اس کی نظر نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار دروازے پر جا رہی تھی کہ اب آ جائے، اب آ جائے، مگر وہ جان پر ظلم ڈھانے والی نہ آئی۔ وہ اتنی بے بھول کیسے ہو سکتی ہے میرے حوالے سے؟ ایک شکوہ ہی تھا جو اس کے لبوں سے از خود نکلا۔ جب 2 دن گزر گئے اور وہ نہ آئی، حتیٰ کہ ایک فون کال تک نہ کی۔ کتنی دیر لگتی ہے ایک فون کر کے پوچھنے میں؟ کیا اس مصروف لڑکی کے پاس 2 منٹ تک نہیں تھے اس کے لیے؟ اس ایک کال کا انتظار منٹ سے گھنٹے، گھنٹے سے دن اور دن سے ہفتے بن گیا۔ آج پورے ایک ہفتے بعد وہ آفس آیا تھا۔ میٹنگ کے دوران بار بار نگاہ سیل کی اسکرین پر جا رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس کا دل اب بھی اس لڑکی کی ایک کال کے انتظار میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اب اگلا سین۔ وہ میٹنگ روم سے نکل رہا تھا اپنے پارٹنر سے بات کرتے ہوئے کہ اچانک اس کی نظر سامنے کی جانب پڑی، جہاں اسے ہاشم لفٹ سے بھاگتے ہوئے اپنی جانب آتا نظر آیا۔ اس نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ ایسی کیا قیامت آ گئی جو اس طرح بھاگتے ہوئے آ رہے ہو؟ وہ اس کے روبرو آ کر کھڑا ہوا تو گہرے گہرے سانس بھرنے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے کافی دور سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے وہ۔ شارق ایک ابرو اچکا کر کسی تفتیشی افسران کی طرح استفسار کرنے لگا تھا۔ مس طیبہ، وہ ابھی ایک لفظ ہی بول سکا تھا گہرے سانسوں کے درمیان، جب شارق کے کان کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا لومینا کو؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ وہ نکاح کر رہی ہیں تاثیر علی کے ساتھ۔ بس ہاشم کا یہ جملہ ادا کرنا تھا کہ شارق کو لگا اس کے دماغ کی نسیں ابھر آئی ہوں۔ یہ خبر جیسے قیامت تھی اس کے دل پر۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسے کتنی محبت کرتا ہے وہ، کیسے کسی اور کا ہاتھ تھامنے چلی تھی۔ اگلے ہی پل ہاشم نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔
वो मुस्कुराहट बहुत कातिलाना थी, बहुत मानी खेज। गाड़ी निकालो मेरी, एक औरा से कहता वो आगे की जानिब चल दिया था, और हाशिम को ऐसा लगा जैसे जंग का ऐलान हो गया हो। वो ब्लैक पेंट कोट में मलबूस लड़का किसी आंधी तूफान की तरह अपनी गाड़ी में आकर बैठा था। उसकी गाड़ी सड़कों पर यूं गरज रही थी जैसे पूरा रास्ता उसके कदमों में बिछा दिया गया हो। वो बर्क रफ्तारी से धुआं उड़ाता लम्हों में गाड़ियां काटता आगे बढ़ रहा था, इस अंदाज में कि गोया आज किसी भी रुकावट ने अगर उसके सामने आने की हिम्मत की तो वो उसे कुचल कर रख देगा। गजबनाक हद तक सुर्ख था उसका चेहरा। वो यहाँ उसकी एक कॉल के लिए तरसता रहा, और वो जाने सितमगर किसी और के निकाह में बनने चल पड़ी। वहीं दूसरी जानिब वो सफेद रंग की कुर्ती और वाइट चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी, सर पर तमीज से दुपट्टा ओढ़े हुए, हाथों में लाल चूड़ियां और गजरे सजे हुए, चेहरे पर लाइट सा मेकअप, और दिल बेकाबू होता हुआ कि जैसे कोई अनहोनी ना हो जाए, जैसे कुछ गलत ना हो जाए। तासीर निकाह खां को लेकर आ चुका था। उनका गुज़श्ता रात ही फैसला हुआ था निकाह का। मुझे बहुत डर लग रहा है निम्रा। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो रहे थे। वो पूरा पूरा लरसती हुई नजर आ रही थी। निम्रा के दोनों हाथ थामते हुए उसने मध्यम मगर खौफ में डूबी हुई आवाज में कहा, क्यों डर लग रहा है? सब अच्छा ही होगा। वो अपने दोनों हाथों में उसके हाथों को थामे हौसला बढ़ाने लगी। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना? बिल्कुल नहीं। और तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ हमेशा। ये कहते हुए निम्रा उसके गले आ लगी थी। चलो बाहर, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। निम्रा उसे हौसला देने के बाद अब अपने साथ लेकर कमरे से बाहर निकली थी, जहां 3 कुर्सियां लाइन से लगी हुई नजर आ रही थीं, जिनमें एक पर निकाह खां और तासीर पहले से ही बैठे हुए थे, और एक खाली थी उस निकाह की हसीन दुल्हन के लिए। निम्रा ने उसे वहां ले जाकर बिठाया। तासीर उसे देखते ही हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे एतमाद दिया हो। सब अच्छा होगा, वो फिक्र न करे। जिस पर तैयबा ने हल्का सा इस्पात में सर हिलाया। निकाह शुरू करें मौलवी साहब, अपने सेल को पॉकेट में रखते हुए कहने लगा। जी कबूल है, मुझे कबूल है। तासीर का दिल अब जोर जोर से धक धक करने लगा था। वो सामने बैठी दोशीजा किसी कश्मीर की कली से कम मालूम नहीं हो रही थी। नाजुक, खूबसूरत, गुलाब सी सुर्ख। निकाह खां अब तैयबा की जानिब मुतवज्जा हुए थे। तैयबा का जहन मुकम्मल सुन हो चुका था। हर चीज वैसे ही थी जैसे सोची थी, खूबसूरत, सादगी और दिलकशी से भरी। पता नहीं वो कौन सा खौफ था जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। मैंने जिंदगी में सिर्फ 2 ही औरतों से मोहब्बत की है लोमीना, एक मेरी माँ और एक तुम। हाँ, मैं पागल हूँ लोमीना, तुम्हारे इश्क में पागल। तुम नहीं समझ रही, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं तुम्हें खुद से जुदा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी माँ को अपने पास नहीं रख सका, लेकिन तुम्हें तुम्हें अपने पास रखने के लिए पूरी दुनिया एक कर दूंगा। तैयबा बोलो। अचानक निम्रा ने उसके कंधे पर दबाव डाला था, जिस पर वो हवासों में लौटी। बेटी, मैं आखिरी बार पूछता हूँ। तैयबा मुबश्शिर शाह, आपको तासीर बिन अली के निकाह में 10 लाख हक महर पर दिया जा रहा है, क्या आपको कबूल है? अभी वो बोलने ही लगी थी कि अचानक गोली की बहरी कर देने वाली आवाज दरवाजे से टकराई। दीवारें हिल गईं, सब कांप उठे थे। निम्रा के मुंह से बेख्तियार चीख निकली थी। फिजा में बारूद की तेज बू फैल गई। सबके चेहरों का रंग उड़ गया। वक्त जैसे एक लम्हे को मुंजमद हो गया, और अगले ही लम्हे दरवाजा धड़ाम से टूटकर अंदर गिरा। शारी खलील अंदर दाखिल हुआ, कदमों में गुस्से की चिंगारियां, सांस भारी, जबड़े भेजे हुए, और आंखों में ऐसी आग जो पूरी मजलिस को जला डाले। उसकी आमद ने पूरे घर पर जैसे खौफ की धारती हुई आंधी छोड़ दी थी। कोई अपनी जगह से हिल भी ना सका। सब उसे देखते ही फौरन खड़े हो गए थे। वो एक उंगली में गन घुमाता हुआ उसकी जानिब चलता हुआ आया। शारिक, हम बात। अभी तासीर आगे आके बोल ही रहा था कि शारिक ने उसके पेशानी पर अपनी गन रख दी। तैयबा फौरन ही उसके बचाव के लिए आगे आना चाहती थी, मगर इतनी भी मोहलत कहाँ दी थी उस नीली आंखों वाले डेविल ने। अगले ही पल वो नीचे झुककर उसे किसी बोरी की तरह अपने कंधे पे उठा चुका था। शारिक, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। वो गुस्से से जज्बज होकर कहता हुआ भी आगे आ ही रहा था, जब हाशिम ने उसके सर पर गन रख दी। हीरो पीछे। हाशिम आंखें दिखाते हुए वॉर्न करने लगा।
यूडी फौरन आगे आया था ताकि तासीर को पीछे हटाए। डर जो था कि ये जालिम लोग गोली चला देंगे। कोई एक दो लोग होते तो शायद मुकाबला हो भी जाता, लेकिन अनगिनत बंदे खड़े थे वहां शारी खलील के, जिनके हाथों में गन्स थी। खौफ और दहशत का इस कदर माहौल बरपा था कि कोई सांस तक नहीं ले पा रहा था। गुस्सा, बेबसी, गम क्या होता है, कोई उस लम्हे तासीर से पूछे। वो उसके सामने उसकी दुल्हन को उठा के ले जा रहा था। शारिक, छोड़ो मुझे शारिक! वो पुरजोर एहतजाज कर रही थी। उस नाजुक लड़की की चीखें हर कोई सुन रहा था, मगर किसी में मजाल नहीं थी उस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने की। सब बेबसी की मूरत बने तमाशा देख रहे थे। वो सबके सामने ही उसे दिन दिहाड़े अगवा करके ले जा रहा था। शारिक, छोड़ो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा छोड़ो मुझे, ये जुल्म है। तुम इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकते मेरे साथ। तैयबा उसकी कमर पर मुक्के बरसा रही थी। उसकी आंखों से झरझर मोती बह रहे थे। कोई पत्थर भी हो तो सुन ले, इस कदर चीख रही थी वो लड़की। लेकिन उस संगदिल पर उसकी चीखों का कोई असर ना था। भला कोई इतना संगदिल कैसे हो सकता है? निकाह खां को भी उठा लाओ। उसने सीढ़ियों से उतरते हुए पीछे आते अपने एक बंदे को ऑर्डर जारी कर दिया था। उसका ऑर्डर सुनते ही तैयबा की मजीद जान निकली। वो अपने नाजुक हाथों को पूरी फोर्स के साथ उसकी कमर पर मुक्के बनाकर मारने लगी। जिंदगी में कितने ही सालों बाद आज उसने चूड़ियां पहनी थी, वो कांच की लाल रंग की चूड़ियां। तो कितनी खूबसूरत लग रही थी उसके हाथों में गजरों के साथ। मगर उस जालिम को मारते हुए वो चूड़ियां उसी के हाथ को जख्मी कर रही थी। लेकिन उस लम्हे उसे कब फिक्र थी? वो तो बस किसी तरह खुद को उस लूसीफर से आजाद कराना चाहती थी। तुम ड्राइव करो। चाबी सामने उछाल दी थी उसने अपने एक बंदे की जानिब। साथ ही एक बंदे ने उसके लिए गाड़ी का डोर खोल दिया था। शारी के उस नाजुक जान को पैसेंजर सीट पर गिराते ही वो दूसरी जानिब से उतरने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। शारी खलील, तुम आखिर समझते क्या हो खुद को? मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, मर के भी नहीं। छोड़ो मुझे, जाने दो। मगर मुकाबिल उसका दिमाग पड़ चुका था जैसे। अगले पल उसकी कलाई पकड़कर गाड़ी में बैठ गया। वो मुसलसल अब सामने से उसके सीने पे मुक्के बरसा रही थी, किसी तरह उससे खुद को आजाद कराने की कोशिश कर रही थी, जैसे एक परिंदा कैद में फड़फड़ाता है। बिल्कुल वही हाल था उस लड़की का। मगर शारिक किसी सूरत उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि जब उसने कोशिश की कि किसी तरह उसके मुंह पे मारे, तो मुकाबिल ने उसकी दोनों नाजुक कलाइयों को अपनी जकड़ में ले लिया। गाड़ी रोको! मैंने कहा गाड़ी रोको! मुझे कहाँ लेके जा रहे हो तुम? तुम मुझे नहीं लेके जा सकते, सुना तुमने शारिक? शारिक खलील, मुझे खुद से मजीद नफरत मत करवाओ। मैंने कहा रोको। इससे कहो गाड़ी रोके, छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो। गाड़ी जैसे ही स्टार्ट हुई तैयबा की जैसे जान निकली हो। अब वो पहले से ज्यादा चीख रही थी, पहले से ज्यादा खुद को आजाद कराने की कोशिश में लगी थी। कोई है, मदद करो, ये मुझे अगवा करके ले जा रहा है। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद शारिक ने उसका हाथ नरमी से छोड़ दिया, जिस पर वो तेजी से दूसरे डोर की जानिब गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी। लेकिन वो नहीं खुल रहा था। ये देख अब उसने खिड़की पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू कर दिया। उसकी चूड़ियां टूटकर नीचे गिरने लगी। आवाज बाहर नहीं जाएगी तुम्हारी, इसलिए खुद को हलकान मत करो। पीछे से उस सितमगर की रोबदार आवाज आई थी, लेकिन वो फिर भी कहाँ सुन रही थी। मुसलसल अपने हाथों को खिड़की पर मारे चली जा रही थी, इसी उम्मीद में कि शायद कोई सुन ले, शायद कोई उसकी मदद को आ जाए। गाड़ी का सफर जारी रहा, यहाँ तक कि वो लड़की थक हार कर खुद में ही सिमट कर एक कोने से लग कर बैठ गई। जहां वो एक तरफ बड़े पुरवकार अंदाज में सीट से टेक लगाए बैठा था, वहीं दूसरी जानिब वो डरी सहमी सी लड़की खुद में सिमटी हुई लरजते वजूद के साथ बैठी नजर आ रही थी। उतरो! उसने अपना चेहरा घुटनों में दे दिया था और मुंह झुकाए रोए चली जा रही थी। उसे नहीं खबर वो उसे कहाँ लेके जा रहा था। काफी देर बाद उसने गाड़ी के रुकने को महसूस किया और जैसे उसकी जान हवा हुई हो। कुछ लम्हे गुजरे कि उसकी जानिब का डोर ओपन हुआ और उसे शारिक के हाकिमाना अंदाज में बोलने की आवाज आई। उसने चेहरा उठाकर ऊपर की जानिब देखा। ये वही शख्स था जिसे वो अपना मुहाफिज समझती आई थी आज तक। इतनी जल्दी तो गिरगिट रंग नहीं बदलता जितने लोग बदल लेते हैं। कहाँ लाए हो तुम मुझे? वो डरते हुए इस्तफसार करने लगी। मुझे तुम्हारे साथ रहना है लुमीना। वो धीरे से उसकी ठोड़ी अपने हाथ में लिए गोया हुआ।
نرمی میں لپٹی ہوئی ایک عجیب سی ضد کے ساتھ۔ اگر تم اپنی روشنی بھری دنیا میں میرے لیے جگہ نہیں بنا سکتی۔ وہ رکا، آنکھوں میں ایک بے خوف سے مسکراہٹ ابھری۔ تو کوئی بات نہیں۔ اس کی انگلیوں کی گرفت تھوڑی تھوڑی پر ذرا سی سخت ہوئی، جیسے وہ حقیقت کو اپنی مرضی سے موڑ دینے کی طاقت رکھتا ہو۔ میں تمہیں اپنے ڈارک ورلڈ میں کھینچ لاؤں گا، کیونکہ اس لوسیفر نے تو اپنی لومینا کے ساتھ رہنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ اس کی آواز گہری ہوئی، سانسوں میں ایک عجیب سی شدت اتری۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم زبردستی کر رہے ہو۔ وہ حلق کے بل احتجاجن چیخی۔ یہ لڑائی ہم بعد میں بھی لڑ سکتے ہیں، بہت وقت ہوگا ہمارے پاس۔ پہلے مولوی صاحب کو نپٹا دیتے ہیں، انہیں زیادہ دیر انتظار کرانا اچھی بات نہیں۔ اپنی بات کہتا وہ اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ کر آگے کی جانب چل دیا تھا۔ چلے مولوی صاحب، اب نکاح پڑھائیں۔ اس کی کلائی جکڑے اسے اپنے ساتھ بٹھاتا وہ مولوی صاحب سے نکاح شروع کرنے کا کہہ چکا تھا، جنہیں گن کے زور پر سامنے صوفے پہ بٹھا دیا گیا تھا۔ تمہیں کیوں خوش فہمی ہے کہ میں تم سے نکاح کر لوں گی؟ وہ آنکھوں میں کدورت لیے جذبز ہو کر طنزیہ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ تم بہت نرم دل اور انسانی جان کی قدر دان ہو لومینا، اور تم اس لوسیفر کو بھی اچھے سے جانتی ہو میں کس حد تک جا سکتا ہوں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے۔ اس نے شہادت کی انگلی اپنے سینے پر لگاتے ہوئے کہا، تو اگر تمہیں مولوی صاحب کی جان پیاری نہیں ہے تو شوق سے منع کرو۔ وہ بے نیازی سے گویا ہوا، لیکن یاد رکھنا، ہر انکار کے ساتھ تمہارا کوئی پیارا اپنی جان کھوئے گا، چونکہ سب میری گن کے نشانے پر ہیں ابھی بھی۔ اب وہ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال نرمی مگر شدت جنون لیے کہہ رہا تھا، تم واقعی میرے ساتھ زبردستی کرنے والے ہو؟ وہ جیسے بے یقینی کے عالم میں پوچھ رہی تھی کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے۔ اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں آنسو جھلملاتے ہوئے نظر آ رہے تھے مقابل کو۔ وہ ضبط سے مٹھی بھینچ گیا تھا۔ تو مجبور نہ کرو مجھے، خوشی خوشی رضامند ہو جاؤ۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں نفرت کرتی ہوں تم سے۔ وہ چنگھاڑی، جو کہ مقابل کے ہونٹوں کے کناروں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھیر لایا تھا، جاری ہے۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کی دھماکے دار ایپیسوڈ۔ تو بھائی آپ سب کی خواہش کے عین مطابق تاثیر صاحب جو ہیں وہ نکاح کرتے کرتے پھر سے رہ گئے۔ تو شارق پہنچ گیا لومینا کو لینے۔ اب دیکھتے ہیں ان کا بھی نکاح کہیں رک جاتا ہے یا ہو جاتا ہے۔ موسٹ پروبیبلی تو ہو ہی جائے گا، اوبیسلی اب کہاں ہی جائے گی وہ بیچاری، اس کے پاس کوئی آپشن بھی تو نہیں چھوڑا اس نے۔ تو میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ اتنا سب کرنے کے بعد شارق کس طرح سے معافی مانگے گا، اور جو طیبہ ہے وہ اس کو کس طرح سے معاف کرے گی۔ مطلب وہ غلطی پہ غلطی کر رہا ہے، لیکن خیر کیا کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے کیا کامنٹس ہیں، کیا کہتے ہیں آپ کہ جو ہوا ابھی تک صحیح ہوا، ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، کیا کہتے ہیں آپ؟ تو کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں پلیز، اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔